सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए भाई, जल्दी आइए, हम जो हमारा टॉपिक है स्टार्ट करते हैं। वो कुछ थोड़ा बहुत ही रह गया था ना, अब कुछ और बताएंगे आपको, कुछ और चीज़ें बतानी है मेरे को। क्या होगा भाई, 18 इलेक्ट्रॉन रूल में मैंने आपको क्या क्या करवा दिया। 18 इलेक्ट्रॉन रूल कंप्लीट हो चुका। मेटल मेटल बॉन्ड किस प्रकार देखते हैं हम, कौन से मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ये तो सिंपल जो मेटल कार्बोनाइल होते हैं ना, मेटल कार्बोनाइल समझ लीजिए बेशक से आप, या फिर आप सिंपल जो 1 से 3 न्यूक्लियाई तक जो क्लस्टर होते हैं उनके मेटल मेटल बॉन्ड और पर मेटल बॉन्ड देखे हमने। 3 मेटल न्यूक्लियाई, मैक्सिमम 3 मेटल न्यूक्लियाई तक मैंने आपको अभी तक क्या दिखाए हैं, मेटल मेटल बॉन्ड और टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड और पर मेटल बॉन्ड मैंने आपको अभी दिखाए हैं। ठीक है, जो शो करे थे। ठीक है, उनका फॉर्मूला भी बता दिया भाई, वो फॉर्मूला लगेगा। बट अब कुछ और भी भाई यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, वो चीज़ें देखिए आप समझिएगा। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक और हमारा आइसो स्ट्रक्चरल क्या होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल ये टॉपिक, इसको भी समझिए ये क्या होता है भाई। देखिएगा अब, समझिएगा आप ध्यान से। हमारे कुछ एक स्ट्रक्चर हैं, वो देखिएगा। स्ट्रक्चर बनाइए जल्दी, मैं कॉम्प्लेक्स बनवा रहा हूँ कुछ एक, उन कॉम्प्लेक्स को जल्दी बना लीजिए, जल्दी बनाइए भाई। ये कुछ एक हमारे कॉम्प्लेक्स है, क्वेश्चन ही है एक प्रकार से। क्रोमियम CO4 4 नेगेटिव एंड मैग्नीज CO4 3 नेगेटिव एंड आयरन CO4 2 नेगेटिव। और उसके बाद अभी हमारा कोबाल्ट CO4 नेगेटिव, निकल CO4। अब आप ध्यान से देखिएगा एक चीज, आप ध्यान से इनमें सभी में इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, कितने इलेक्ट्रॉन है सभी में काउंट कीजिए भाई। 6 और 8 और 6 और 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, इसमें गिनिए भाई। 7 और 8 15 और 3 18, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन है भाई। ठीक है, ओके। इसमें कितने भाई 8 और इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन है भाई। इसमें कितने हैं 9 8 और 1। ठीक है, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन है भाई। इसमें गिनिए, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन है। तो भाई सभी कॉम्प्लेक्स में, ऑल कॉम्प्लेक्स कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखते सभी के सभी। अब स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर भी सभी कैसे हैं भाई, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है इनका सभी का स्ट्रक्चर जो है टेट्राहेड्रल है। इन सभी का स्ट्रक्चर क्या है भाई, ये है टेट्राहेड्रल। तो इस टाइप से जो कॉम्प्लेक्स हो ना, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स जिनके सभी स्ट्रक्चर भी सेम हो और सभी इलेक्ट्रॉन भी सेम कंटेन करके रखते हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उस टाइप के टर्म को हम बोलते हैं दिस स्ट्रक्चर इज आइसो स्ट्रक्चर। मतलब कि दिस टाइप स्ट्रक्चर इज शोइंग द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एज वेल एज आइसो स्ट्रक्चरल। इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल होते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ वो एज वेल एज आइसो स्ट्रक्चरल भी होते हैं। क्या होते हैं भाई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज आइसो स्ट्रक्चरल। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ इस टाइप के स्ट्रक्चर जो है आइसो स्ट्रक्चरल भी होते हैं। क्यों, देख लीजिए, सभी कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन सेम है 18 इलेक्ट्रॉन, और सभी कॉम्प्लेक्स का जो स्ट्रक्चर है कैसा है, टेट्राहेड्रल। सभी कॉम्प्लेक्स का जो स्ट्रक्चर है कैसा भी, टेट्राहेड्रल है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आइसो इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ आइसो स्ट्रक्चरल भी है। ठीक है, ओके, याद रखिएगा। तो इस टाइप के पॉइंट आपके आ सकते हैं भाई, आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, HSSC PGT इनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना केमिस्ट्री के। आजकल यहां से क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया, देख लीजिए। वैसे 12th का ही है ये क्वेश्चन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो स्ट्रक्चर, ये 12th का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बस वहां पर आपको भाई ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स नहीं होते, वहां पर आपके पास बस मॉलिक्यूल दे देते हैं, छोटे छोटे एटम दे देते हैं, और उनमें पूछते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो स्ट्रक्चरल। ठीक है, ओके। लेकिन आजकल कंपाउंड के भी पूछना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब और लीजिए क्वेश्चन, इनमें बताइएगा। टंगस्टन CO6, ठीक है, आयरन CO5, निकल CO4। अब ये सभी स्ट्रक्चर देखिए भाई, इन सभी स्ट्रक्चर को देखिए। अब मेरे को ये बताइए, क्या इसमें ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और आइसो स्ट्रक्चरल है? क्या ये सभी कॉम्प्लेक्स आइसो स्ट्रक्चरल एज वेल एज आइसो स्ट्रक्चरल हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज आइसो स्ट्रक्चरल हैं? क्या देखिए,
टंगस्टन क्या है भाई, एंथोनिम ऑफ टंटलम टंगस्टन 6 इलेक्ट्रॉन, 6 और 6 12 18, मतलब कि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल है भाई, 18 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है। ये देखिए भाई 8, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है। ये देखिए भाई ये भी 18 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है। मतलब की बात साफ है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है। अब स्ट्रक्चरल देखिए, आइसो स्ट्रक्चरल है क्या, नहीं है भाई। कैसे होगा, क्योंकि पहले वाले कॉम्प्लेक्स के साथ तो 6 लिगेंड लगे हैं, नीचे वाले के साथ 5, उसके बाद 4, मतलब कि पहले वाला जो स्ट्रक्चर है वो तो है भाई, ये स्ट्रक्चर है ऑक्टाहेड्रल, ये है टीपीपी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। ये कैसा है भाई, ये कैसा है, या तो स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल, ये भी स्क्वायर पिरामिडल या टीपीपी हो सकता है, और ये भी क्या हो सकता है, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। लिख देना आप बेशक से स्क्वायर प्लेनर, ठीक है भाई। लेकिन ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एंड ये कैसा स्क्वायर पिरामिडल हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को आप। ओके ओके, तो ये देखिए भाई स्ट्रक्चर, तो हम क्या बोलेंगे भाई, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे तो हम टिक कर देंगे, करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है बट ये आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ये स्ट्रक्चर जो है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है लेकिन आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है भाई, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। ओके, इस पॉइंट को याद रखना आप। इस पॉइंट को याद रखना भी आप, ठीक है भाई। अब देखिए आपको कुछ और क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पे आइएगा। अब नेक्स्ट आपको क्या बताना है भाई, नेक्स्ट आपको ये बताना है कि हमारा जो आइसो स्ट्रक्चरल आइसो जो इलेक्ट्रॉनिक की डेफिनेशन क्या होती है। तो लिख सकते हो भाई आप, आइसो इलेक्ट्रॉनिक की क्या है, ऑल कॉम्प्लेक्स आर शोविंग एट द सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, all complex are showing the same electron density, this type complex is showing the isoelectronic complexes। क्या बोल रहा है भाई, इट मीन्स ऑल स्ट्रक्चर शो सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दिस टाइप कॉम्प्लेक्स ओबे द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आइसोइलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज। मैं जैसे ही मेरे पास 4-5 कॉम्प्लेक्स और सभी के सभी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन सेम है, तो वो क्या होंगे भाई, आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो गए। ओके, और आइसो स्ट्रक्चरल क्या होगा, इट मीन्स ऑल स्ट्रक्चर आर शोविंग द सेम स्ट्रक्चर, दिस टाइप स्ट्रक्चर ओबे द आइसो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज। इस टाइप का स्ट्रक्चर आइसो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज को ओबे करते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद मेरा पॉइंट जो है भाई, ये बस कुछ नहीं, ये पॉइंट दे रखा है भाई, मेरी बात सुनिए। एक पॉइंट है एमओटी, ग्रुप थ्योरी के अकॉर्डिंग हम जो एमओटी है, एमओटी इज इजी टू हेल्प टू नाउ द ग्रुप थ्योरी। जो हमारा ये एक प्रकार से जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर जो होता है, इन स्ट्रक्चर हम ग्रुप थ्योरी के हेल्प से भी इजीली जान सकते हैं, इजीली पता कर सकते हैं। बस ये क्वेश्चन तो आप छोड़ दिए, बेसिक से इसको रहने दीजिए। ये ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है, ग्रुप थ्योरी में आएगा जब ग्रुप थ्योरी में करेंगे। कुछ नहीं है, कुछ एक क्वेश्चन है उनके ग्रुप पॉइंट ग्रुप बता रखा है, कैसे देख लीजिए, आपको मैं बता देता हूँ। ये हमारा भाई को एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मेरे को कोई यहाँ से मतलब कि कोई इतना खास क्वेश्चन नहीं लगा है, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन भी नहीं है, ये बस एक हमको एक इनका सभी का पॉइंट ग्रुप है ना, जो D4D है। तो भैया अब डी एंड डी आपको निकालना तो आता है ना, डी एंड डी। जब आप पॉइंट ग्रुप निकालना सीखोगे ना, पॉइंट ग्रुप डी एंड डी कब निकलता है भाई, डी एंड डी कब निकलता है, सबसे पहले तो हमको देखना है कि C2 है या नहीं। सबसे पहले तो हमको क्या देखना होता है भाई, C2 एक्सिस है या नहीं। अगर है तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं भाई, सिग्मा देखते हैं, सिग्मा एच देखते हैं। सिग्मा एच है तो हम क्या देखते हैं, सिग्मा एच अगर होगा तो, अगर सिग्मा एच नहीं होगा ना, C2 है और सिग्मा एच नहीं होगा, तो सिग्मा एच नहीं होगा तो भाई वो क्या किस में चले जाएंगे, CN और CH में, CNV और CNH में, मतलब वो CNH और CNV में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर सिग्मा एच मिल गया, C2 भी है और सिग्मा एच भी प्रेजेंट है, C2 भी है और सिग्मा एच भी प्रेजेंट है, तो भाई वहां पर बस सीधी सी बात है, वो D में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर हम जो पॉइंट ग्रुप है C नहीं देखते, फिर हम देखते हैं भाई D, और D में भी फिर हम ये देखते हैं कि D के बाद सिग्मा एच है या नहीं, इसमें भी फिर हम सिग्मा एच देखते हैं। अभी आपको ग्रुप थ्योरी कराऊंगा ना, सब कंप्लीट करवा दूंगा। फिर D में भी हम सिग्मा एच देखते हैं, अगर D में सिग्मा एच है, इसमें सिग्मा एच है तो भाई वो होगा DNH, और सिग्मा एच नहीं है तो वो होगा DND। तो इस प्रकार हम पॉइंट ग्रुप को फाइंड आउट करते हैं। तो ये D4D किस प्रकार आया भाई,
D4D किस प्रकार आया है ये आप सभी को पता हो जाना चाहिए कि यहाँ पर जो एक्सिस है ना, इस वाले में देखिए मेटल मेटल, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है भैया, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है, देख लीजिएगा ध्यान से, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है एक हमारा, ठीक है, ये हमारा इस टाइप का एक स्ट्रक्चर है। जब मैंने इसके अंदर मैंने देखा क्या इसके अंदर सिग्मा एच इसके अंदर प्रेजेंट नहीं था, इसके अंदर कोई सिग्मा एच प्रेजेंट नहीं था, इसके अंदर C4 प्रेजेंट था, इसके अंदर C4, इसके अंदर सबसे पहले मैंने देखा C4 के बाद मैंने एक सिग्मा एच देखा था, ठीक है, इसीलिए ये कन्वर्ट हुआ मतलब कि मैं एक प्रकार से आपको बोलूँ तो D में कब कन्वर्ट होता है ये पता है? D में ये C2 जो है इसको D में कब कन्वर्ट करते हैं हम? जब C2 सिग्मा परपेंडिकुलर ये प्रेजेंट हो, जहां से मैं मतलब कि C4 या मेरी प्रिंसिपल एक्सिस हो, मतलब कि अगर मेरी प्रिंसिपल एक्सिस हो, उस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, बिल्कुल परपेंडिकुलर उसके अगर कोई C2 परपेंडिकुलर प्रेजेंट है ना, C2 अगर उसके परपेंडिकुलर कोई C2 एक्सिस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के, आप ये लिखिए भाई CN प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर कोई C2 प्रेजेंट है तो ये कन्वर्ट होएगा किसमें? D में, तो ये D में कन्वर्ट होगा। और यहां पर वो हो रहा है, यहां पर वो हो रहा है कि यहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके बिल्कुल नीचे ये C2, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर C2 प्रेजेंट है, इसीलिए D में कन्वर्ट हो जाता है। और D में कन्वर्ट हो गया, अब D में मुझे ये चेक करना है कि सिग्मा एच है या नहीं, लेकिन यहां पर सिग्मा एच प्रेजेंट नहीं होता, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ देखें हम, यहाँ पर कोई सिग्मा एच प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए D4D में। और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? अभी 4 होता है, इसीलिए हम D4 और सिग्मा एच ना प्रेजेंट होने के कारण ये D बन जाता है। ये भाई ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ पर समझ में नहीं आना, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में समझ में नहीं आ रहा, मैं ग्रुप थ्योरी कराऊंगा ना, अभी मैं ग्रुप थ्योरी को भी कराने वाला हूँ, बस कुछ एक यूनिट कंप्लीट हो जाए मेरे, उसमें मैं आपको सारे पॉइंट क्लियर करा दूंगा ग्रुप थ्योरी के, हर एक पॉइंट। आप पॉइंट ग्रुप ऐसे निकालोगे जैसे पता नहीं क्या निकाल रहे हो, सब पॉइंट आपको इतने अच्छे से क्लियर करा दूंगा ना, मैं इतने शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा आपको ग्रुप थ्योरी में, मतलब कि इतने शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ग्रुप पॉइंट ग्रुप निकालने के, कि आप भी ये कहोगे कि भाई इतने इजी कैसे निकल रहे हैं आप पॉइंट ग्रुप, बहुत इजी से करवाएंगे आपको पॉइंट ग्रुप, ठीक है, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट ग्रुप आपको यहाँ पर समझ में भी नहीं आएगा, मैं बता देता हूँ, क्योंकि अभी तक आपने ग्रुप थ्योरी किया नहीं होगा, बैच फर्स्ट को बोल रहा हूँ, आपने ग्रुप थ्योरी किया नहीं तो कैसे समझ में आएगा, कैसे निकलेगा? बहुत नया टॉपिक है आपके लिए ग्रुप थ्योरी ना, आपने कभी पीछे भी नहीं देखा तक नहीं, अभी तक आपने किसी के लिए किसी ग्रुप मतलब कि किसी भी ग्रुप थ्योरी का तो नाम भी नहीं सुना होगा अभी आपने, बैच फर्स्ट वालों ने, ठीक है, जो बैच फर्स्ट जो MSc सेमेस्टर फर्स्ट में है, MSc फर्स्ट सेमेस्टर में जो, ठीक है, ओके। तो इसके बाद आइए भाई, इसके बाद आइएगा, नेक्स्ट करिएगा, नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम, अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा भाई वो क्या होगा, सुनिएगा। अब जो है ना हमारे पास बहुत से स्ट्रक्चर आएंगे, बहुत से हम स्ट्रक्चर लेंगे, उन स्ट्रक्चर के हमें मेटल बॉन्ड पर मेटल बॉन्ड ये काउंट करना है भाई, क्या करना है भाई, हमें मेटल बॉन्ड और पर मेटल बॉन्ड काउंट करना है, क्या करना भाई, मेटल बॉन्ड पर मेटल बॉन्ड, इन चीजों को काउंट करना है। तो चलिए लग जाइए, अब जल्दी से लग जाइए, बहुत से स्ट्रक्चर है भाई, कम नहीं है स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा Fe2CO9 है, हमें क्या करना भाई, यहां पर मेटल बॉन्ड काउंट कीजिए कितने होंगे, तो देखिए भाई कितने हैं भाई, यहां पर जल्दी बताइए, यहां पर कितने हैं भाई, इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहां पर, 8 16 इलेक्ट्रॉन और 9 18 इलेक्ट्रॉन, 18 और 16 कितने हो गए भाई, 18 और 16 कितने हो गए, जल्दी बताइए, 34, ठीक है। तो भी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हो गए 34, VSC वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 34 हो गए, और यहाँ पर लगा दीजिए फॉर्मूला 18N माइनस VSC डिवाइडेड बाई 2, लगा दीजिए फॉर्मूला, क्या हो जाएगा 36, मतलब 36 माइनस 34 डिवाइडेड बाई 2, मतलब यहाँ पर आ गया 2/2 1, मतलब कि जो मेटल बॉन्ड आएगा भाई वो कितना आएगा, 1 आएगा, और पर मेटल बॉन्ड कितना आएगा, अब पर मेटल बॉन्ड भी 1 ही आएगा, आप निकाल सकते हो, पर मेटल बॉन्ड कितना आएगा भाई, वो भी कितना आएगा भाई, 1 आएगा, बिकॉज 34 डिवाइडेड बाई 17, और 17 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना आता है, 1 आता है पर मेटल बॉन्ड 1 आता है। तो इसमें निकाल लीजिए आप, आयरन और आयरन के बीच कितना बॉन्ड आएगा भाई, 1 आएगा, 1, ठीक है। तो आप लगाइए, अब स्ट्रक्चर बनाइए यहाँ पर, अब आपको क्या करना, अब यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बनाना भाई, कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, तो सुनिए मेरी बात, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार बनेगा भाई, ध्यान से देख लीजिए ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझ लेना, जो Fe
Fe2CO9, Fe2CO9 उसमें क्या होता है कि उसमें जो हमारे थ्री कार्बोनाइल होते हैं वो तो होते हैं ब्रिजिंग में, और जो 6 कार्बोनाइल वो होते हैं टर्मिनल। लिख लीजिए 6 कार्बोनाइल टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल लिगेंड, ठीक है। और जो हमारे 3 कार्बोनाइल होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, ब्रिजिंग होते हैं। और हम इसको किस प्रकार ब्रिजिंग में किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं हम, 3mu2 CO। हम यहां पर कितने अटैच है भाई, टोटल ब्रिजिंग कार्बोनाइल कितने हैं, 1 2 3, और एक कार्बोनाइल कितने मेटल के साथ कनेक्ट है, 2 के साथ, तो ब्रिजिंग डेंसिटी होगी 2, लेकिन कितने कार्बोनाइल, 3, तो हम 3 स्टिचियोमेट्री को रखेंगे सबसे आगे। जो स्टिचियोमेट्री को रखेंगे सबसे आगे, उसके बाद रखूंगा मैं म्यू की ब्रिजिंग डेंसिटी है 2, म्यू की जो ब्रिजिंग डेंसिटी है वो 2, और स्टिचियोमेट्री को मैं आगे रख लूंगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 3mu2, ओके 3mu2, ओके। ये स्ट्रक्चर भाई, यहाँ पर मेटल मेटल बॉन्ड कितना है 1, तो 1 आ गया ना 1, ठीक है। पर मेटल बॉन्ड कितना है 1, तो 1 आ गया, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिएगा, जल्दी से देखिएगा, बहुत से स्ट्रक्चर है भाई, बहुत स्ट्रक्चर है अब हमारे पास, कमी नहीं है स्ट्रक्चरों की। सभी स्ट्रक्चर बनाने सीख लीजिए आप, सभी स्ट्रक्चर्स को बनाना सीख लीजिए। सेकंड स्ट्रक्चर क्या है अभी यहाँ पर, Fe3CO12, Fe3CO12 लीजिए, 3 मेटल न्यूक्लियाई का भी आ गया, निकालिए भाई 18N। यहाँ पर देखिए भाई, सबसे पहले तो देखिए भाई 24 कितना अभी VSC अभी 18 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 18 है, और सॉरी 48 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 18 × 3 - 48 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया भाई 56 - 48 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया भाई, आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया हमारे सामने, कितना आ गया भाई, सॉरी 18 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 54 आएगा, ठीक है ना, 3, ठीक है, ये आ गया 3। तो मेटल टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड कितने अभी 3 है, टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड कितना है 3, टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड कितना है अभी 3 है। और अगर मैं पर मेटल बॉन्ड देखूं, पर मेटल बॉन्ड नहीं, पर मेटल बॉन्ड, और अगर मैं पर मेटल बॉन्ड देखूं तो कितना आएगा भाई, पर मेटल बॉन्ड कितना आएगा बताइए, आप बताइए जल्दी। पर मेटल बॉन्ड क्या करना है आपको, 48 डिवाइडेड बाई 2, क्या इससे निकल आएगा 48 डिवाइडेड बाई 2, क्या इससे निकाल लोगे क्या इससे आप फाइंड आउट कर लोगे क्या पर मेटल बॉन्ड, मेरे को बताइए जल्दी। 48 डिवाइडेड बाई 2 रखोगे क्या रखोगे, मेरे को बस ये बता दीजिए। VSC डिवाइडेड बाई 2 रखोगे, क्या रखोगे भाई, VSC डिवाइडेड बाई n होता है फॉर्मूला, मैंने अगर आपको 2 बता दिया ना, 2 मत करना, VSC डिवाइडेड बाई n होता है, और n क्या होता है, नंबर ऑफ मेटल एटम। दोबारा सुन लीजिएगा, अगर मैंने पहले वाले उसमें चैप्टर लेक्चर में आपको ये बता दिया हो ना कि पर मेटल बॉन्ड का फॉर्मूला VSC डिवाइडेड बाई 2, रॉन्ग, पर VSC वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मेटल एटम। अगर मैंने वो भूल में बता दिया होगा, क्योंकि वहां पर 2 मेटल थे ना, इसीलिए हम 2 मेटल का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2 रख दे रहे थे बार बार, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला जो होता है ना पर मेटल बॉन्ड निकालने के लिए, वो कौन सा होता है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई n होता है। याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूं, जो हमारा पर मेटल बॉन्ड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, VSC डिवाइडेड बाई n, ठीक है। मेटल बॉन्ड निकालने के लिए 1 से 3 न्यूक्लियाई के लिए अगर मुझे मेटल बॉन्ड निकालने तो क्या फॉर्मूला लगेगा, 18N - VSC डिवाइडेड बाई 2। लेकिन अगर मुझे पर मेटल बॉन्ड निकालने हैं, अगर मुझे पर मेटल बॉन्ड फाइंड आउट करना है, पर मेटल बॉन्ड, तो हमारा क्या फॉर्मूला लगेगा भाई, VSC डिवाइडेड बाई n क्या है भाई, नंबर ऑफ मेटल एटम, VSC क्या है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ओके। तो इस प्रकार निकालेंगे, तो अब फाइंड आउट कीजिए भाई क्या होगा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या होंगे भाई, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हमारे 48, n कितने हैं, नंबर ऑफ मेटल कितने हैं 3, तो आगे वैल्यू हमारी 16, आगे वैल्यू क्या आ गई 16, निकाल ली ना, 16 आ गई, ठीक है। अब 16 के लिए क्या होती है वैल्यू, 16 के लिए क्या होती है, 16 के लिए वैल्यू आती है हमारी, क्या आती है, 16 इलेक्ट्रॉन जब हमारे होंगे तो उसके लिए वैल्यू आती है भाई 2, मतलब कि यहाँ पर 2 बॉन्ड है, मेटल बॉन्ड कितने हैं 2, सॉरी मेटल नहीं, पर मेटल बॉन्ड कितने हैं 2, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मेटल बॉन्ड कितने होंगे 2 होंगे, ऐसे इस प्रकार
एक मेटल के साथ जो बॉन्ड कनेक्शन होगा वो 2 बॉन्ड्स का होगा। एक जो मेटल होगा उसके साथ 2 बॉन्ड्स का कनेक्शन होगा, तो पर मेटल बॉन्ड 2 है और टोटल मेटल बॉन्ड 3 है। समझ में आ गया? एक मेटल के साथ कितना है? 3, मतलब कि एक मेटल के साथ 2 मेटल बॉन्ड है और टोटल मेटल बॉन्ड 3 है। टोटल मेटल बॉन्ड 3 और पर मेटल बॉन्ड 2 है। ठीक है, अब निकालिए। अब स्ट्रक्चर क्या हो सकता है भाई? अब स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? अब स्ट्रक्चर क्या हो सकता है भाई? बताइए आप बताइएगा। तो भाई ये हो सकता है क्या? आयरन आयरन आयरन। इस स्ट्रक्चर में देखिए आप, इस स्ट्रक्चर में आप मेरे को देख के ये बताइए क्या ये हो सकता है? भाई बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक मेटल के साथ पर मेटल बॉन्ड कितने हैं? 2 और टोटल मेटल बॉन्ड कितने हैं? 3। तो बिल्कुल यही होगा और कुछ नहीं, यही होगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है भाई, अब यहां पर मैं बॉन्ड किस प्रकार कनेक्ट करूंगा देखिएगा। ठीक है भाई, देख लीजिए इस स्ट्रक्चर को, और यहां पर जो मैं बता रहा हूं आपको उसको सुन लीजिए ध्यान से। यहां पर जो मैं आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से सुन लीजिए। ये बनेगा भाई यहां पर स्ट्रक्चर, यहां पर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा Fe3CO12, Fe3CO12, जिसमें मेरे 2 तो क्या होंगे भाई? 2CO क्या होंगे? ब्रिजिंग होंगे। 2CO क्या होंगे भाई? ब्रिजिंग। और जो मेरे 10CO 10 कार्बोनाइल क्या होंगे? टर्मिनल होंगे। जो मेरे 10 कार्बोनाइल हैं वो क्या होंगे भाई? टर्मिनल होंगे। सुन लीजिएगा ध्यान से। जो मेरे 2 जो कार्बोनाइल होंगे, जो 2 कार्बोनाइल होंगे वो तो होंगे कैसे भाई? वो कैसे होंगे 2 कार्बोनाइल? वो तो होंगे भाई ब्रिजिंग। 2 कार्बोनाइल जो स्ट्रक्चर में ब्रिजिंग होंगे और जो मेरे 10 कार्बोनाइल हैं वो कैसे होंगे? टर्मिनल होंगे। बना लीजिए स्ट्रक्चर, बना लीजिए जल्दी। मैंने आपको मेटल बॉन्ड निकाल दिया, इसमें निकाल दिया है। पर मेटल बॉन्ड भी मैंने आपको कैलकुलेट करवा दिया। ठीक है, अब जल्दी से आप इस स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर ले। स्ट्रक्चर बना लीजिए भाई, जल्दी आप स्ट्रक्चर बना लीजिए। ठीक है, ओके। अब हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिएगा भाई। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिएगा, 1 मिनट रुकिए। जल्दी देखिएगा। नेक्स्ट जो मेरा एग्जांपल वो है भाई CO4 CO12। मेटल कार्बोनाइल के स्ट्रक्चर है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि यहां से आपको ब्रिजिंग पूछ ली जाती है। भाई ब्रिजिंग कार्बोनाइल कितने हैं? तो मैंने पहले वाले Fe2CO9 में 3 ब्रिजिंग कार्बोनाइल थे। Fe3CO12 में 2 कार्बोनाइल ब्रिजिंग है, 2 कार्बोनाइल। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा। अब यहां पर सबसे पहले मेटल बॉन्ड निकालिए भाई, कितने होंगे मेटल बॉन्ड? तो ये 4 का आ गया ना, मतलब कि अब फाइनल हो गया। अब हमारा फाइनल हो गया कि हम 1 से 4 न्यूक्लियाई तक, 1 से 4 न्यूक्लियाई तक इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, 18n - VSC डिवाइडेड बाय 2 का। अब यहां पर मैं 4 न्यूक्लियाई तक का आपको निकलवा रहा हूं किस फॉर्मूले से? मेटल बॉन्ड 18n - VSC डिवाइडेड बाय 2। इस फॉर्मूले का यूज करके मैं आपको क्या निकलवा रहा हूं? मेटल बॉन्ड निकलवा रहा हूं। मैं आपको मेटल बॉन्ड फाइंड आउट करवा रहा हूं किससे? 18n - VSC डिवाइडेड बाय 2 से। अब इससे हायर जो भी न्यूक्लियाई होंगे, इससे हायर जो भी न्यूक्लियाई के स्ट्रक्चर होंगे, जैसे 5, 6, 7, 8, वहां पर हम HNCC हाई न्यूक्लियर कार्बोनाइल क्लस्टर वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। वो भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, वो भी बताता हूं। सबसे पहले तो यहां पर भाई मेटल बॉन्ड निकालिए। यहां पर मेटल बॉन्ड क्या होगा बताइए भाई? मेटल बॉन्ड लगा दीजिए फॉर्मूला, 18 × 4 माइनस टोटल कीजिए भाई, 9 4 जा 36। ठीक है, उसके बाद 24 कितना हो गया भाई? यही हो गया क्या? 60 हो गया। ठीक है, तो यहां पर देखिए भाई, यहां पर क्या आ गया भाई? यहां पर आंसर क्या आ गया? 18 × 4 72। भाई मैं तो कैलकुलेशन करके देखता हूँ। देखो मैं कैलकुलेशन देख करके देखता हूँ, क्योंकि अपना इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैथ नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। अपना नहीं है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैथ भाई। मैथ अपने पास था, मतलब कि 12th के बाद मैंने छोड़ दिया था, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मैं मैथ की कैलकुलेशन करके देखता हूँ एक एक, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। गलती हो जाए बाद में पछताएं। ठीक है, मेरे साथ क्योंकि ऐसा ही होता है कई बार। मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ और मेरे साथ यही गलती हो जाती है, लास्ट में देखता हूँ कि कैलकुलेशन गलत हो रखी है।
ठीक है। मेटल मेटल बॉन्ड कितने आ गए भाई, 6 आ गए। अब पर मेटल बॉन्ड निकालो, पर मेटल बॉन्ड, पर मेटल बॉन्ड कितना होगा भाई, निकालिए। वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन कितने थे, 60 डिवाइडेड बाय n कितना है, नंबर ऑफ मेटल 4। तो क्या आ गया, क्या आ गया भाई आंसर, आंसर क्या आ गया भाई, निकालिए भाई। 4 एकम 4, अरे आ तो गया, 15 आ गया ना, 15 चौक 60 तो होता है। ठीक है, 15 आ गया। तो भाई 15 के लिए कितने थे, 3 थे। पर मेटल बॉन्ड कितने थे, 3। मतलब कि पर मेटल बॉन्ड भी निकल आया किसके लिए, 15 के लिए। मतलब सॉरी, इस स्ट्रक्चर के लिए पर मेटल बॉन्ड भी निकल आए। इस स्ट्रक्चर के लिए पर मेटल बॉन्ड कितने होंगे, पर मेटल बॉन्ड कितने होंगे भाई स्ट्रक्चर के लिए, 3। मतलब कि एक कार्बोनाइल जो है वो 3 बॉन्ड से कनेक्ट होगा, और टोटल कितने होंगे, 6। टोटल होंगे भाई 6। तो मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। आपको पहले ही बता देता हूं, ये जो स्ट्रक्चर होगा ना, ये टेट्राहेड्रल, ये जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। क्यों, कैसे आपको पता ही लग गया, क्योंकि टेट्राहेड्रल में ही था भाई 6 मेटल मेटल बॉन्ड और 3 पर मेटल बॉन्ड। आपको मैंने करवा ही दिया था पिछली बार, आपको पिछले लेक्चर में मैंने करवाया था ना, ये इसी प्रकार तो था, यही तो था भाई, यही था ना, इसी प्रकार बन रहा था हमारा जो स्ट्रक्चर था, वो यही बन रहा था। पिछले लेक्चर में मैंने आपको करवा भी दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर कितने कार्बोनाइल है भाई, कार्बोनाइल यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर कार्बोनाइल है भाई 12। अब इसका इन 12 कार्बोनाइल को मैं किस प्रकार अरेंज करूँ, इन 12 कार्बोनाइल को मैं किस प्रकार यहाँ पर अरेंज करूँगा, ये चीज़ आपको बतानी है। ये जो 12 कार्बोनाइल हैं भाई, इनको मैं किस प्रकार अरेंज करूँगा ये बताना है आपको। तो मेरी बात सुन लीजिए, यहाँ पर जो 3 कार्बोनाइल होंगे ना, वो तो होंगे ब्रिजिंग, और जो 9 कार्बोनाइल होंगे वो क्या होंगे भाई, टर्मिनल। दोबारा सुन लीजिए मेरी बात, मैं जो आपको बोल रहा हूँ उसको आप बेशक से दोबारा सुन लीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, जितने भी ब्रिजिंग वाले याद कर लेना आप, कितनी ब्रिजिंग डेंसिटी है कौन से स्ट्रक्चर में। मैंने पिछले आपको ये भाई अभी करवाया क्वेश्चन, Fe2CO9 में 3 ब्रिजिंग कार्बोनाइल है। Fe3CO12 में कितने हैं भाई, Fe3CO12 में कितने हैं, 2 ब्रिजिंग कार्बोनाइल हैं, 2 ब्रिजिंग कार्बोनाइल हैं। ठीक है, उसके बाद CO4CO12 में CO4CO12 इसमें कितने हैं भाई, इसमें कितनी ब्रिजिंग डेंसिटी है, कितने ब्रिजिंग कार्बोनाइल हैं, इसमें 3 ब्रिजिंग कार्बोनाइल है। देख लीजिएगा, अब मैं बता देता हूं आपको कैसे होंगे 3 ब्रिजिंग कार्बोनाइल किस प्रकार होंगे, सुनिएगा। ये कार्बोनाइल, ये कार्बोनाइल, ये कार्बोनाइल, ये 2 कार्बोनाइल यहां पे होंगे भाई इस प्रकार। ठीक है, लिख लीजिए, बना लीजिए स्ट्रक्चर को इसको, और इस प्रकार यहां पर क्या होगा भाई, ये इसका स्ट्रक्चर है भाई। बना लीजिए बेशक से, आप जल्दी बना लीजिए इस स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को आप जल्दी से बना लीजिए। ये कैसा स्ट्रक्चर है भाई, टेट्राहेड्रल, इस प्रकार का, इस प्रकार है ये स्ट्रक्चर, ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर है। ये देख लीजिए बेशक से, ना हो तो आप देख लिए, एक प्रकार से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। कैसी ज्योमेट्री है भाई, टेट्राहेड्रल, आप देख लीजिए, बिल्कुल देख सकते हो आप, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है ये, देख लीजिए बेशक, ये देख लीजिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। ये कैसी ज्योमेट्री भाई, टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पर भाई 3mu2CO, मतलब कि ब्रिजिंग कार्बोनाइल कितने हैं, 3, और जो 9 कार्बोनाइल है वो कैसे हैं भाई, टर्मिनल। 9 कार्बोनाइल भाई यहाँ पर टर्मिनल हैं, यहाँ पर जो क्या है भाई 9 कार्बोनाइल कैसे हैं, टर्मिनल हैं, और जो 3 कार्बोनाइल है वो कैसे हैं, ब्रिजिंग है। 3 कार्बोनाइल ब्रिजिंग है भाई, याद रखिएगा आप। ठीक है, ओके ओके, याद रखिएगा। और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है इसकी। ठीक है, ओके। अब देखिएगा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन, एक मतलब कि इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, वो पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, उस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। बस टाइम भी हो गया भाई, टाइम भी हो गया है। वो पॉइंट क्या है कि मैंने यहां पर जब CO4CO12 का स्ट्रक्चर बनाया, CO4CO12 का स्ट्रक्चर, ठीक है, आप लिख लीजिए। आप एक काम कीजिए, मैं जो लिखवा रहा हूँ ना अभी, ये नोट डाउन कीजिए, इसको नोट डाउन करिए जल्दी, जो मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, मैं देखिएगा भाई, ये लिखिए आप, कौन कौन सा था, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इसके नीचे क्या आता है, आयरन के नीचे रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनियम। लेकिन ये कौन सा है भाई, ओस्मियम इरिडियम तो 5D है, ये 3D है। और इसमें क्या आता है, रुथेनियम, रोडमियम, पैडमियम। उसके बाद इसमें क्या आता है, ओस्मियम, इरिडियम,
प्लेटिनियम, ये आता है ना। तो अब सुनिएगा, जब मैं ऊपर से नीचे आऊंगा, अप टू डाउन आऊंगा, तो मेरी ब्रीजिंग डेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। जब मैं अप टू डाउन आता हूं ना, जब मैं मेरी पीरियोडिक टेबल में जो ट्रांजिशन सीरीज होती है उसमें अप टू डाउन आता हूं, तो मेरी जो ब्रीजिंग डेंसिटी होती है वो डिक्रीज होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर मैंने स्ट्रक्चर बनाया भाई Fe3CO, मान लीजिए Fe3CO12 और Fe2CO9, ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है भाई। तो सुन लीजिए ध्यान से, यहां पर तो ब्रीजिंग डेंसिटी कितनी है भाई, इसमें तो ब्रीजिंग डेंसिटी है भाई 3μ2, इसमें तो 3 कार्बोनाइल ब्रीजिंग है, इसमें कितने हैं भाई, इसमें भाई 2, इसमें 2 कार्बोनाइल ब्रीजिंग है। लेकिन अगर मैं कौन सा स्ट्रक्चर बनाऊं भाई, अगर मैं यहां पर रूथेनियम और ओस्मियम के स्ट्रक्चर बना देता हूं, अगर मैं यहां पर बना देता हूं भाई किस चीज के, रूथेनियम CO12, रूथेनियम 3CO12 और ओस्मियम 3CO12, तो यहां पर ब्रीजिंग डेंसिटी कितनी होगी, ब्रीजिंग डेंसिटी कितनी होगी भाई 0। यहां पर ब्रीजिंग डेंसिटी नहीं होगी, यहां पर एक भी ब्रीजिंग कार्बोनाइल नहीं होगा, सभी के सभी टर्मिनल होंगे। सुन लीजिए ध्यान से, जब मैं पीरियोडिक टेबल में ट्रांजिशन सीरीज मेटल्स में, जब ट्रांजिशन जो सीरीज है उसमें अप टू डाउन आता हूं, तो ब्रीजिंग डेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। सुन लीजिए ध्यान से, जब मैं ट्रांजिशन सीरीज में अप टू डाउन आता हूं तो मेरी ब्रीजिंग डेंसिटी डिक्रीज होती जाती है, मेरी ब्रीजिंग डेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। सुन लीजिए, बार बार सुन लीजिए, ठीक है। ओके, तो ब्रीजिंग डेंसिटी यहां पर बिल्कुल 0 होगी। यहां पर 12 के 12 कार्बोनाइल टर्मिनल होंगे, यहां पर क्या होगा भाई 12 कार्बोनाइल टर्मिनल, कैसे होंगे भाई, ये 12 के 12 कार्बोनाइल टर्मिनल होंगे, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, इस पॉइंट को लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए स्पेशल, सभी इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। अब मेरे ख्याल से टाइम हो गया भाई, चलिए ठीक है, टाइम हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने ये क्वेश्चन भी लेके आता हूँ, कुछ एक इसके स्ट्रक्चर भी लेके आऊंगा, कैसे स्ट्रक्चर बनेगा जहां पर मतलब कि ब्रीजिंग ही नहीं होगी, सभी टर्मिनल होंगे, ये स्ट्रक्चर भी लेके आऊंगा। और नेक्स्ट मैं उसके बाद ये भी कराऊंगा, जो हमारा Fe2CO9 है ना, उसकी जो सॉलिड स्टेट में वो ब्रीजिंग शो करता है, सॉलिड स्टेट में, लेकिन लिक्विड स्टेट में उसकी 0 ब्रीजिंग होती है, वहां पर सभी टर्मिनल कार्बोनाइल होते हैं, ठीक है। ये भी स्ट्रक्चर कराऊंगा। उसके बाद कुछ एक प्रॉपर्टीज होंगी, वो स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत है भाई, अभी तो कार्बोनाइल, अभी तो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री है भाई, बहुत है, अभी तो स्टार्टिंग है, ठीक है। अभी हम मेटल